हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। चलिए, पिछले क्लास में जो हम लोग पढ़े थे उसको आगे कंटिन्यू करते हैं। पिछले क्लासेज में हम लोग पढ़ रहे थे नॉर्मलिटी, और नॉर्मलिटी लगभग खत्म कर दिया गया था, ठीक है ना। मतलब जितना हम लोग को जरूरत था उतना हम लोग पढ़ लिए, ठीक है ना। आज हम लोग जो पढ़ने वाले हैं, पिछले जितने भी क्लासेज में, यानी कि 2-3 क्लासों में जो भी हम लोगों ने कंसंट्रेशन टर्म पढ़ा है, ठीक है ना, उन सारे कंसंट्रेशन टर्म के बीच कोई ना कोई रिलेशन होता है। तो आज कुछ रिलेशन को देखेंगे हम लोग, और उस रिलेशन से कुछ रिलेटेड प्रॉब्लम से भी देखेंगे, ठीक है ना। तो हम लोग हेडिंग लगाएंगे मेरे भाई। आज का जो हम लोग का क्लास होने वाला है, लिखेंगे यहाँ पर, लिखेंगे, ऐसे कर लेता हूं मैं, इसको करता है ना, हेडिंग लगा लो, है ना। Some important relation between the concentration term, ठीक है ना। ठीक है, पहला रिलेशन हम लोग पढ़ने वाले हैं, इसको लिख लेते हैं इस तरीके से, है ना। लिखेंगे पहला रिलेशन, कहता है कि नॉर्मलिटी में और मोलारिटी में क्या रिलेशन है, ठीक ना। तो होता है रिलेशन बिटवीन नॉर्मलिटी, कैपिटल एन हो गया, एंड मोलारिटी, कैपिटल एम हो गया। इसके बीच में क्या रिलेशन है तो याद रखिएगा। अब डेरिवेशन नहीं करना, आपसे न्यूमेरिकल पूछेगा, वैल्यू पुट करना है, रिलेशन याद रहेगा तो क्वेश्चन बन जाएगा, है ना। रिलेशन बिटवीन नॉर्मलिटी एंड मोलारिटी में नॉर्मलिटी बराबर होता है मोलारिटी इनटू कितना होता है मेरे भाई, वैलेंसी फैक्टर, है ना। दैट इज एन बराबर कैपिटल एम इंटू कितना, वीएफ स्टैंड फॉर वैलेंसी फैक्टर। ठीक है, एक छोटा सा सिंपल क्वेश्चन ले लेते हैं ना इस रिलेशन को समझने के लिए, है ना, कि फाइंड द नॉर्मलिटी ऑफ 0.2 m H2SO4 सॉल्यूशन, H2SO4 सॉल्यूशन। ध्यान दीजिए, इस क्वेश्चन में कोई डेटा नहीं है, मतलब ग्राम इक्विवेलेंट मास कुछ भी नहीं है, और क्वेश्चन कहता है कि फाइंड द नॉर्मलिटी, क्या निकालना है आपको, नॉर्मलिटी निकालना है, और उस सॉल्यूशन का यहां पर मोलारिटी दिया हुआ है। तो भाई मोलारिटी दिया हुआ है, नॉर्मलिटी मेरे को चाहिए, और उसके लिए हमारे पास एक रिलेशन पढ़े हैं, है ना, कि सर अगर मोलारिटी दिया रहेगा तो नॉर्मलिटी निकालने का तरीका ये होता है कि मोलारिटी इंटू क्या, वैलेंसी फैक्टर कर देंगे। तो मोलारिटी तो पता है, लेकिन क्या H2SO4 का वैलेंसी पता है आपको? यस सर, पता है। आप बोलेंगे कि सर आपने पिछले क्लास में बताया था सर, है ना, कि कोई भी अगर कंपाउंड हो और उसके लेफ्ट साइड में जो एलिमेंट होगा, कौन सा लेफ्ट साइड में एलिमेंट है, लेफ्ट एक्सट्रीम पोजीशन पर, किनारे छोर पर, बाएं छोर पर कौन है, हाइड्रोजन, और हाइड्रोजन का वैलेंसी एक हाइड्रोजन का एक वैलेंसी, तो 2 हाइड्रोजन का कितना, 2 वैलेंसी। मतलब जो वैलेंसी हाइड्रोजन का होगा वही इस पूरे कंपाउंड का वैलेंसी होगा। आ रही बात समझ में? मतलब हम कह सकते हैं कि सर H2SO4 का जो वैलेंसी फैक्टर हो जाएगा कितना हो जाएगा, 2। क्लियर है? जब ये चीज पता चल गया, इसलिए हम ये बात बोल सकते हैं कि हम निकाल लेंगे अब क्या, इसलिए सर नॉर्मलिटी बराबर मोलारिटी इंटू कितना होता है, वैलेंसी फैक्टर, और ये मोलारिटी सर पता है सर 0. कितना, 2। आपको पता है ना कि एम के कोफिशिएंट में जो होगा वही उसका वैल्यू होता है। कैपिटल एम स्टैंड फॉर मोलारिटी, और इसके कोफिशिएंट में 0.2 है। इसका मतलब भी मैंने आपको बताया था कि 0.2 मोल ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, उसी को क्या बोलेंगे, मोलारिटी। और ये मोलारिटी का वैल्यू कितना है, 0.2। तो मोलारिटी पता, वैलेंसी फैक्टर पता, इसलिए नॉर्मलिटी भी आप कर सकते हो 0.2 इंटू वैलेंसी फैक्टर कितना, 2, ये हो जाएगा 0.4। नॉर्मलिटी है, तुम यहां पर एन कर दो, आंसर सही है। ठीक है ना। क्वेश्चन एक पूछ लेगा यहां से, जरा ध्यान देना। फाइंड द नॉर्मलिटी ऑफ 0.3 H3PO4 सॉल्यूशन, है ना, इस तरीके से।
ठीक है ना, सीधी सी बात है भाई। 0.3 ये एम है। इस सॉल्यूशन का आपको पता चल गया मोलारिटी कितना 0.3, ठीक है ना। बैलेंसी फैक्टर कितना, जरा ध्यान देना, इस कंपाउंड में लेफ्ट साइड कितना, कौन सा एलिमेंट, हाइड्रोजन, और एक हाइड्रोजन का एक वैलेंसी, तो 3 हाइड्रोजन का 3, इसलिए सर इसका नॉर्मेटिव हो जाएगा मोलारिटी इंटू वैलेंसी फैक्टर, और ये हो जाएगा मोलारिटी 0.3 और वैलेंसी फैक्टर कितना 3, ये 0.9। लेकिन ध्यान देना जरा सा, है ना, यहीं पर स्टार देके लिख दे रहा हूं मैं। H3PO4 का वैलेंसी फैक्टर कितना 3, H3PO3 का वैलेंसी फैक्टर कितना 2, और H3PO2 का वैलेंसी फैक्टर कितना 1। ये मत कहना कि सर अभी तो आपने बोला था कि लेफ्ट साइड जो एलिमेंट होंगे उसका वैलेंसी फैक्टर इस कंपाउंड का पूरा वैलेंसी फैक्टर होता था। मैंने बताया था ये ट्रिक है, ठीक ना। इसको पी ब्लॉक एलिमेंट जब पढ़ाया जाएगा तो डिटेल बताया जाए कि आखिर इसका वैलेंसी फैक्टर 2 क्यों हुआ, ठीक है ना। तो इसको याद रखना तुम लोग, है ना। ये नहीं कि ट्रिक वाला माध्यम से करेंगे तो गलत हो जाए। मैंने वही बोला था कल पिछले क्लासेज में कि ट्रिक 100% सही नहीं होता, 90 to 95% सही होते हैं, जो कि आपको क्या करेंगे, टाइम थोड़ा बचा लेगा, है ना, और कुछ नहीं। चलिए नोट कर लीजिए इसको। पहला हमारा रिलेशन कंप्लीट। नेक्स्ट आते हैं हम लोग अगला पेज में। जी, दूसरा जो रिलेशन है हम लोग का, ठीक ना, है ना, रिलेशन बिटवीन परसेंटेज मास इंटू मोलारिटी एंड डेंसिटी, है ना, इसका रिलेशन। देखो इधर ये रिलेशन क्या कहता है कि परसेंटेज, अगर कोई सॉल्यूशन है उसमें किसी सॉल्यूट का परसेंटेज मास दिया रहेगा और बोलेगा कि इसका मोलारिटी निकालिए। फॉर्मूला डिटेल करेंगे तो इसमें टाइम ज्यादा लगेगा, है ना। मोलारिटी निकालने के लिए आपको वॉल्यूम चाहिए, उसके लिए डेंसिटी आपको मिलना चाहिए। मास दिया हुआ है, डेंसिटी के माध्यम से वॉल्यूम निकाल लेंगे तो पुट करके निकालेंगे, इसमें टाइम ज्यादा लगेगा। तो हम लोग सिर्फ रिलेशन देखते हैं, फॉर्मूला। इस बात का हमेशा ध्यान रखना है कि हम लोग क्रैश कोर्स पढ़ रहे हैं, नीट जेई पर्पस ले नहीं पढ़ रहे हैं। 2026 में जो एग्जाम होने वाला है उसके पर्पस ले पढ़ा जा रहा है। साल भर का कोर्स 2 से 2.5 महीना में हम लोग को फिनिश करना है और पूरा हर टॉपिक को टच करते हुए आगे बढ़ना है, ठीक ना। तो पूरा डिटेल नहीं जा सकता मेरे भाई, इसलिए माइंड में सेट मत करना। अगर कोई बच्चा नीट या जेई का बच्चा हो और वो क्रैश कोर्स देख रहा होगा तो ये मत सोचना करे नीट जेई का लेवल की बात नहीं हो रही है, उसकी भी बात होगी जब नीट जेई के सिलेबस पर आएंगे, नीट जेई की तैयारी की बात आएंगे तो हम लोग बात करेंगे। अभी फिलहाल जो हमारे सामने बोर्ड का परीक्षा होने वाला है, जो फरवरी में 2026 में होने वाला है, उस पर ज्यादा फोकस आई है, ठीक है ना। इसलिए आप इसको नीट जेई से रिलेट करके नहीं देखना है, ठीक है ना। चलो, इसके लिए जो फॉर्मूला होता है, रिलेशन होता है कि परसेंटेज मास में, मोलारिटी में और डेंसिटी के बीच में एक रिलेशन। तो वो रिलेशन होता है कि सर मोलारिटी इक्वल टू होता है परसेंटेज बाय मास, ठीक ना, इंटू डी इंटू 10 डिवाइडेड बाई मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट, मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट, ठीक है ना। ये हो गया आपका फॉर्मूला। अब इस पर एक क्वेश्चन कर लेंगे। इसमें क्या क्या है भाई, कौन कौन टर्म है। यहां पर डी जो है क्या है, आपका डेंसिटी है, ठीक ना, ग्राम पर ml में रहेगा या केजी पर लीटर में हो सकता है, ठीक ना। कैपिटल एम मोलारिटी और ये मोलिकुलर मास, परसेंटेज बाई मास आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा। एक एग्जांपल कर लेते हैं हम लोग, है ना, क्लियर हो जाएगा, है ना। कहता है 49% बाई मास ऑफ H2SO4 solution having density 1.2 ग्राम पर ml, ठीक ना। कहता है फाइंड द मोलारिटी ऑफ सॉल्यूशन, फाइंड द मोलारिटी ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, आपको दे दिया, क्या दे दिया क्वेश्चन में, देखो इधर परसेंटेज बाई मास दे दिया, कोई दिक्कत नहीं है।
सॉल्यूशन हमारा है तो सॉल्यूट कौन सा, H2SO4, इसका मोलिकुलर मास भी तुम निकाल दोगे। ग्राम पर ml आपका डेंसिटी आपका दिया हुआ है, डी का वैल्यू आपको दिया हुआ है, और मोलारिटी मतलब एम का वैल्यू क्या करना आपको निकालना है। तो सारा चीज आपको पता है भाई, क्या पता है, देखो इधर मोलारिटी बराबर क्या लिखेंगे भाई, फॉर्मूला परसेंटेज बाई मास गुना डी गुना 10 डिवाइडेड बाई मॉलिक्यूलर मास। किसका मॉलिक्यूलर मास, जो मेरा सॉल्यूट है कौन सा, H2SO4, मॉलिक्यूलर मास ऑफ H2SO4। अब यहां पर जब तुम सॉल्व करोगे तो परसेंटेज बाई मास कितना बाबू बता दो, 49, डेंसिटी कितना बाबू 1.2 है, 1.2 है, इंटू कर देंगे 10 डिवाइडेड बाई H2SO4 का मॉलिक्यूलर मास जब निकालोगे तो ये आ जाएगा 98 ग्राम पर मोल। कितना आ जाएगा भाई, 98 ग्राम पर मोल। तो यहां पर 98 से डिवाइड कर दो, ये 49 दूनी कितना हो जाएगा 98, 2 5 कितना 10, 12 5 60, 1.2 इंटू 5 ये 6.0, और मोलारिटी आ जाएगा मोल पर लीटर या कैपिटल एम लिख दो, काम हो गया। ठीक है, कोई इशू नहीं है। एक क्वेश्चन हम लोग, सॉरी एक रिलेशन हो गया, तीसरा रिलेशन देखते हैं हम लोग। तीसरा रिलेशन देखते हैं, है ना, रिलेशन बिटवीन परसेंटेज बाई मास, नॉर्मलिटी एंड डेंसिटी सेम कहानी आया, फॉर्मूला इसका भी उसी तरह का होगा सर। नॉर्मलिटी बराबर परसेंटेज बाई मास गुना डी गुना 10। देख लो यहां पर मोलारिटी था तो मॉलिक्यूलर मास, मोलारिटी था तो मॉलिक्यूलर मास, और नॉर्मलिटी रहेगा तो याद रखना इक्विवेलेंट मास कर देना, इक्विवेलेंट वेट कर देना, ठीक ना। और इस पर भी एक क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग, पहले इसको नोट करो। देखो क्वेश्चन है ना, फाइंड द नॉर्मलिटी ऑफ सॉल्यूशन कंटेन ना 20% बाई मास ऑफ NaOH solution having density 1.1 ग्राम पर ml, है ना। अपने से डेटा लिख दिया हूं, कुछ भी रहेगा अपना देख लेना, है ना। तो क्या हो जाएगा भाई, देखो तो परसेंटेज बाई मास दे दिया है तुम्हारा, कोई दिक्कत नहीं है। ये तुम्हारा NaOH सॉल्यूट है, ये भी पता चल गया। डेंसिटी तुमको यहां पर दे दिया है, डी का वैल्यू, और निकालना क्या है भाई, आपको नॉर्मलिटी निकालना है। कोई भी जब क्वेश्चन को जब सॉल्व किया जाएगा, जब न्यूमेरिकल हो, ठीक है ना, तो पहला काम होता है कि क्वेश्चन को बढ़िया से पढ़िए। पढ़ने के बाद देखिए कि इस क्वेश्चन में डिमांड क्या कर रहा है, क्वेश्चन का डिमांडिंग क्या है, और उस डिमांड को पूरा करने के लिए क्या डेटा उसमें दिया हुआ है, और उस डेटा को पहले अलग अलग कीजिए, और उसको सॉल्व करने के लिए जो अब डिमांड है, उस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए इस डेटा का इस्तेमाल करने के लिए कैसे कौन सा फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे, और लास्ट में सावधानी बरतनी है कि कैलकुलेशन मेरा सही हो, न्यूमेरिकल आपका सॉल्व हो जाएगा, ठीक है ना। चलो यहां से बात कर ले, तो यहां से देखो तो सारा नॉर्मलिटी बराबर परसेंटेज बाई मास गुना डी गुना 10 डिवाइडेड बाई इक्विवेलेंट वेट हो जाएगा। इक्विवेलेंट वेट किसका लेंगे, NaOH का लेंगे, क्योंकि NaOH की बात किया है ना। परसेंटेज बाई मास कितना भाई 20, डेंसिटी कितना 1.1, ये हो जाएगा 10, और डिवाइडेड बाई NaOH क्या, जरा ध्यान देना, NaOH क्या, जब इक्विवेलेंट मास हम निकालेंगे, इक्विवेलेंट वेट जब निकालिएगा, तो बताया था मैंने पिछले क्लासेज में कि अगर कोई कंपाउंड और मॉलिक्यूल होगा, अगर कोई कंपाउंड और मॉलिक्यूल होगा और उसका निकालना है अगर इक्विवेलेंट मास, तो हम लोग इसका क्या करेंगे, मॉलिक्यूलर मास
डिवाइडेड बाई क्या कर देंगे, जरा बोलिए, वैलेंसी फैक्टर, और इसका मोलिकुलर मास निकालोगे तो 40 आएगा। लेफ्ट साइड कौन सा एलिमेंट, सोडियम, सोडियम की वैलेंसी 1, तो पूरे कंपाउंड की वैलेंसी 1, कितना 1, ये कितना हो जाएगा भाई, ये 40 हो जाएगा। अब पुट कर दो यहां पर, ये हो जाएगा इक्विवेलेंट मास कितना 40, ये कट गया 2 बार में, ये कट गया 5 बार में, 11 5 55, 5.5 ग्राम इक्विवेलेंट, या सीधा कैपिटल एन यहां पर कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, ये हो गया आपका, ठीक है ना। तो ये हमारा तीसरा रिलेशन पर बेस्ट क्वेश्चन था। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे चौथा रिलेशन, है ना। चौथा रिलेशन देख लो, चौथा रिलेशन हम लोग का हो जाएगा रिलेशन बिटवीन मोलारिटी एंड मोलालिटी, है ना। अगर क्वेश्चन में मोलारिटी दिया रहे और मोलालिटी पूछ ले, या मोलालिटी दिया रहे मोलारिटी पूछ ले, ठीक ना, तो उसके बीच में क्या रिलेशन होता है, तो देख लीजिए ध्यान से। आपका मोलालिटी इक्वल टू हो जाता है 1000 ऊपर इंटू कैपिटल एम डिवाइडेड बाई डी माइनस मोलारिटी इंटू मोलिकुलर मास ऑफ क्या, सॉल्यूट। ये आपका फॉर्मूला होता है ना। सारा टर्म जानते हैं, कैपिटल एम आपको पता है मोलारिटी होता है, ठीक ना। इसके बाद डी आपका डेंसिटी होता है, ये सबको पता है। ए में आपका क्या होता है, मोलिकुलर मास ऑफ क्या होता है मेरे भाई, सॉल्यूट होता है, ठीक है ना। तो इस तरह से 4 रिलेशन, एक रिलेशन आपका और बचा हुआ है, उसको भी देख लेते हैं, जल्दी कीजिए। चलिए नेक्स्ट पेज पर हम लोग आते हैं। अच्छा, यहीं पर कर लेते कहीं पर, इसके बाद हम लोग प्रॉब्लम देखेंगे, है ना। आगे क्वेश्चन लिखा हुआ है तो देख लो, यहां पर 5वां रिलेशन, है ना। थोड़ा सा इसको ऐसे करके कर दूं क्या, अरे यार हैविंग है डेंसिटी इतना, है ना। क्या हो रहा है यार, चलो ठीक है, और थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। चलो कोई बात नहीं, देख लेते हैं सर। आप लोग देख लेना, बड़ा छोटा कर लेना, ठीक ना, जूम करके देख लेना, कोई दिक्कत नहीं है। एक रिलेशन और है, 5वां रिलेशन, है ना, रिलेशन बिटवीन परसेंटेज बाय मास एंड, रिलेशन बिटवीन परसेंटेज बाय मास एंड
ये हो जाएगा आपका क्या, ppm बाई मास, ठीक ना। देखते रहना जा रहा था कैसे कैसे करते हैं इसको, है ना। आपको पता है कि परसेंटेज बाई अगर मास लिखूंगा, अगर किसी का भी अगर मैं बात करूं फॉर सॉल्यूट के लिए, तो क्या लिखोगे भाई, जिसका पूछेगा उसका मास WA डिवाइडेड बाई टोटल मास WA प्लस WB इंटू कितना 100। इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। फिर कहता है ppm बाई मास फॉर ppm बाई मास फॉर किसके लिए भाई, फॉर सॉल्यूट के लिए लेंगे तो WA डिवाइडेड बाई WA प्लस कितना WB अब मल्टीप्लाइड बाई 10 के पावर कितना, ये 6, है ना। दोनों इक्वेशन को 1/2 कर दो, यहां पर इक्वेशन 1/2 से कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा परसेंटेज बाई मास डिवाइडेड बाई ppm बाई मास। अगर ये करेंगे तो ये आपका आ जाएगा WA डिवाइडेड बाई WA प्लस WB इंटू 10 के पावर 6। इधर आ जाएगा WA प्लस WB अगुना 10 के पावर परसेंटेज है ना, तो परसेंटेज ऊपर कितना हो जाएगा भाई, इसको 10 के पावर 2 कर देता हूं, 100 को लिख सकते हैं ना इधर, यहाँ पर 100 को 10 to the power 2 कर दिया और यहाँ 10 के पावर क्या कर दिया 6 कर दिया। ये वाला पूरा टर्म, ये वाला पूरा टर्म खत्म और ये कट जाएगा कितना बार में, यहां पर हो जाएगा कितना 4, ठीक है ना। ये फाइनली चलो नहीं तो यहीं कर लेते हैं, है ना। देखो इधर ये कितना हो जाएगा, इसको करेंगे तो ये हो जाएगा परसेंटेज बाई मास बटा ppm बाई मास और ये इक्वल टू आपका हो जाएगा 1/10 के पावर कितना हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा। तो देखो तो यहां लिख सकते हैं इसको हम लोग परसेंटेज बाई मास इक्वल टू कितना हो जाएगा भाई, ppm बाई मास डिवाइडेड बाई कितना 10 के पावर कितना हो जाएगा, 10 के पावर आपका 4 हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये आपका हो गया परसेंटेज बाई मास दिया रहता है, एनसीईआरटी की किताब में क्वेश्चन दिया हुआ है, आप इसको यहां से लगा करके सॉल्व कर लेना, ठीक है ना। तो ये था कुछ इंपॉर्टेंट जो था आपका क्या बोलते हैं, जो भी कंसंट्रेशन टर्म पढ़ा था उसका कुछ रिलेशन था, इस पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है ना। तो आप इसको नोट कर लो। अब जो करेंगे ये कंसंट्रेशन टर्म से रिलेटेड कुछ छोटी छोटी ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन है, 2-4 क्वेश्चन जो है आपका सब्जेक्टिव है उसको भी देख लेंगे हम लोग, ठीक है ना। तो इसके बाद जो मिलेगा हम लोग का क्वेश्चन मिलेगा, ठीक है ना। तो इसको नोट करो, आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलिए देखिए यहां पर दिया हुआ हेडिंग लगाया हुआ है ना, कि सम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रिलेटेड विथ कंसंट्रेशन टर्म, है ना। तो ये ऑब्जेक्टिव सेक्शन हो गया आपका, ये जो सेक्शन है आपका ऑब्जेक्टिव सेक्शन, कुछ का कुछ क्वेश्चन है जो गेस्ट पेपर वगैरह में है, हम लोग के भी कोचिंग का जो गेस्ट पेपर होगा उसको में देंगे, अदर क्वेश्चन में भी ये मिल जाएगा। अब मोस्ट कॉमन क्वेश्चन है, ये लगभग हर जगह मिल ही जाता है आपको, है ना। चलो क्वेश्चन क्या कहता है, पढ़ते चलेंगे टिक लगाते चलेंगे, है ना। जहां कैलकुलेशन होगा वहां कैलकुलेशन की बात कर लेंगे, जहां कैलकुलेशन नहीं होगा वहां कैलकुलेशन की बात नहीं करेंगे। कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग मोड ऑफ कंसंट्रेशन टर्म डज नॉट डिपेंड अपॉन टेम्परेचर। कहता है ए लड़का क्या हला कर रहा है जी, बेटा अभी समय है, समझ गया ना, अभी पढ़ ले, फिर मौका नहीं मिलेगा, समझा गया ना। अभी जिस एज में आप लोग हो उस एज में जो एनर्जी है आपकी, ठीक है ना, ये एनर्जी जो लेवल है ये आने वाले 10 साल के बाद ये एनर्जी लेवल रहेगा नहीं। ये जो प्राकृतिक है, ये जो नेचर है ना, बहुत बैलेंस स्टेट में रहती है, समझा गया। आज आपके पास समय है, आप आज आपके हड्डियों में जान है, मसल्स में जान है, समझना, बढ़िया कंसंट्रेशन है, बढ़िया एनर्जी लेवल है, ठीक है ना। तो इसका इस्तेमाल कीजिए।
नहीं तो प्राकृतिक जो नेचर है, जो काम आज करने को दे रही है, जब आपके साथ सब कुछ है, पेरेंट्स आपके साथ में हैं, आपका बढ़िया हेल्थ है, यही 40 साल के बाद जो है ना आपको लगेगा कि अरे क्या करेंगे हम, यही 40 साल के बाद फिर ये काम करना पड़ेगा। लेकिन उस समय ये काम नहीं रहेगा पढ़ाई वाला, उस समय आपको सर पे बोझा ढोना पड़ेगा, है ना। उस समय हड्डियों में उतनी जान नहीं रहेगी, चलेंगे कहीं फ्रैक्चर कर जाएगा, समझा गया ना। इसलिए बेटा जो समय है तेरे पास, जिस एज में हो, उस एज में जो चीज तूने डिसाइड किया उसको दो। बेहुदा मुस्कुरा रहा है यहाँ पर, है ना, कोई लाज शर्म नाम की चीज नहीं है रे, चिरकुट कहीं क्या, समझाया। तो बात को समझिए बढ़िया से, नहीं तो फिर मौका नहीं मिलेगा, ठीक है ना। टोटल 70 से 75 साल का एवरेज जो लाइफ स्पेन होता है हमारे जीवन का, उसमें से मोटा मोटी आपको 10 ही साल पढ़ना है, ठीक है ना। 10 तक तो बच्चा हंसी मजाक करके निकाल लेता है, 2 साल 11th, 4 साल ग्रेजुएशन, 6 साल हो गया, 1 से 2 साल और एक्स्ट्रा मान कर लो प्रिपरेशन के तौर पर आपको मिलेगा, ठीक है ना। उसके बाद टाइम बेटा नहीं मिलेगा, समझा गया ना। इसलिए जो आपके पास अभी समय है इसका ढंग से इस्तेमाल कर ले भाई मेरे, नहीं तो बड़ा पछताना पड़ेगा आपको, है ना। ये ध्यान रखना, नेचर हमेशा बैलेंस स्टेट में रहती है। जो काम तुम्हें अभी करने के लिए कह रही है तुम नहीं कर रहे हो, ये काम 40 साल के बाद भी करना पड़ेगा। काम बदल जाएगा, करना तो पड़ेगा ही तेरे को, है ना, बिना किए तो गुजारा होने वाला है नहीं, समझाया। चल देख इधर क्वेश्चन, डिस्टर्ब नहीं करने जा, ठीक है ना। Which of the following mode of concentration term does not depend upon the temperature? तो कौन सा ऐसा कंसंट्रेशन टर्म है जो कि टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करता? जरा ध्यान दीजिए, हमने बताया था कि सर जिस जिस कंसंट्रेशन टर्म में वॉल्यूम इन्वॉल्व होगा वो टेम्परेचर से अफेक्ट हो सकता है, वो उसको हम लोग प्रभावित कर सकते हैं, ठीक है ना। जिसमें आपका वॉल्यूम इन्वॉल्व नहीं होगा आप उसको आसानी से क्या कर सकते हो, चेंज कर सकते हो, ठीक है ना। तो यहां पर देख लो, मोलारिटी वॉल्यूम इन्वॉल्व है, नॉर्मलिटी वॉल्यूम इन्वॉल्व है, और फॉर्मेलिटी भी मोलारिटी ही होता है। ध्यान देना, एक बात बता रहा हूं ना, मैंने पहले ही बोल दिया था कि हम लोग पढ़ा रहे हैं आपको क्रैश कोर्स, तो डिटेल नहीं, फॉर्मेलिटी भी मोलारिटी के जैसा ही होता है, ठीक है ना। लेकिन ये अप्लाई किया जाता है आयनिक कंपाउंड के लिए। अगर कोई आयनिक कंपाउंड है और उसका कंसंट्रेशन मेजर करना होता है, ठीक है ना, तो उसके लिए मोलारिटी की जगह इस्तेमाल करते हैं टर्म कौन सा, फॉर्मेलिटी। आई बात समझ में। तो ये भी टेम्परेचर पे डिपेंड, ये भी टेम्परेचर पे डिपेंड, ये भी टेम्परेचर पे डिपेंड। क्वेश्चन कहता है कि डज नॉट डिपेंड, कौन सा, तो भाई साहब आंसर गोज टू कौन सा, मोलालिटी। मोलालिटी टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करता, है ना। मोलालिटी टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करता, परसेंटेज बाई मास यानी परसेंटेज W बाई W डिपेंड नहीं करता, मास फ्रैक्शन जिसको बोलते हैं उसी को वेट फ्रैक्शन बोलते हैं। तो मोलालिटी, मास फ्रैक्शन बोलो, वेट फ्रैक्शन बोलो, परसेंटेज W बाई W बोलो, या फिर ppm बाई मास बोलो, या फिर मोल फ्रैक्शन बोलो, ये जो 3-4 हैं ये टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करते, बाकी सारा डिपेंड करता है। हो गया आंसर। दूसरा क्वेश्चन देखो इधर, कहता है कि इफ 18 ग्राम ऑफ ग्लूकोज, ग्लूकोज का फॉर्मूला पता है ना, C6H12O6, और इसका मोलिकुलर मास जब तुम निकालोगे तो ये आ जाएगा 180, ठीक है ना। कहते हैं कि इफ 18 ग्राम ऑफ ग्लूकोज इज डिजोल्व इन 1000 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट, देन सॉल्यूशन इज सेड टू बी, है ना, उस सॉल्यूशन को क्या कहा जाएगा, 1 मोलर कहा जाएगा कि 0.1 मोलर कहा जाएगा। मोलर मतलब मोलालिटी, यानी मोलालिटी का वैल्यू 0.1, मोलर का मतलब मोलालिटी कितना 1, 0.1 मोलर या 0.5 मोलर। इसका मतलब कि ये जो डेटा दिया हुआ है तुमको इससे क्या निकालना पड़ेगा भाई, वैल्यू निकालना पड़ेगा, है ना। देखो वॉल्यूम तो दिया हुआ है नहीं ना दिया है, मास दिया हुआ है और सॉल्वेंट का मास दिया है, तो स्वाभाविक सी बात है भाई कि ये मोलारिटी वाला तो कहानी खत्म करो, ये वाला तो होगा नहीं, या तो 0.1 मोलर होगा या 0.5 मोलर होगा। अब इसके लिए तुम कैलकुलेट कर लो। तो सर हम जानते हैं, क्या जानते हैं भाई, हम जानते हैं सर, यहीं पर सॉल्व कर दे रहा हूं, ठीक है ना, कि सर ये जो मोलालिटी, ये जो सर मोलालिटी होता है, मास या नंबर ऑफ मोल नहीं दिया हो तो मास के टर्म में बात कर लेंगे। तो गिवन मास ऑफ सॉल्यूट
बट्टा मोलिकुलर मास ऑफ सॉल्यूट, और आपको पता है 1000 ग्राम दिया हुआ है, तो हम डब्ल्यू भी लिखते थे मास ऑफ सॉल्वेंट ग्राम में, ग्राम में दिया रहा तो ऊपर क्या करते हैं भाई 1000 से मल्टीप्लाई, याद है कुछ, और इसको सॉल्व कर लेते हैं। गिवन मास कितना 18 ग्राम, 18 ग्लूकोज का हो गया मॉलिक्यूलर मास, वहां पर 1000 करो पहले, और इसका मॉलिक्यूलर मास कितना जब ग्लूकोज का ए में 180 हो जाएगा, इंटू यहां पर क्या जाएगा सॉल्वेंट का मास कितना दिया हुआ 1000 ग्राम, ये आपका दिया हुआ है, तो भैया ये पूरी तरह से कैंसिल हो जाएगा, और ये हो जाएगा 18 दहिया 180, यानी 1/10, यानी कि 0. कितना 1 मोलल इसको बोलेंगे, या 0.1 तुम एस्मोल एम कर दो, ठीक ना। आंसर गोज टू कौन सा आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कहता है कि मोलालिटी इज एक्सप्रेस्ड इन, मोलालिटी का यूनिट क्या होता है ना, मोलालिटी को किस यूनिट में हम लोग उसको एक्सप्रेस करेंगे भाई, तो कहता है कि मोलालिटी इज एक्सप्रेस्ड इन ग्राम पर लीटर, नहीं भैया, लीटर पर मोल, नहीं भैया, मोल पर लीटर, बिल्कुल नहीं, क्योंकि ये मोलालिटी को रिप्रेजेंट करता है। मोल पर केजी, यस दिस इज द राइट आंसर, है ना। मोलालिटी का यूनिट क्या होता है, मोल पर केजी होता है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट पेज पर, है ना। चलिए, कहता है ध्यान देना कि 234.2 ग्राम ऑफ शुगर सिरप है। शुगर सिरप मतलब एक सॉल्यूशन हो गया, है ना। शुगर सिरप कंटेन मतलब कि ये शुगर जो सिरप हो गया, ये हो गया तेरा सॉल्यूशन। क्या हो गया, सॉल्यूशन। सिरप मतलब शरबत होता है, चीनी पानी का घोल होता है, समझा गया ना। वाटर और शुगर का मिक्सचर होता है, होमोजेनियस मिक्सचर। सॉल्यूशन है, कंटेन इतना ग्राम ऑफ शुगर, शुगर आपका क्या हो गया, सॉल्यूट हो गया, है ना। कहता कि व्हाट इज द मोलल कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। मोलल कंसंट्रेशन का मतलब क्या, आपसे मोलालिटी पूछ रहा है। क्लियर हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। सॉल्यूशन का मास कितना, इतना, सॉल्यूट का मास कितना, इतना, और कहता है कि मोलालिटी निकालिए, तो आपको पता है भाई मोलालिटी निकालने के लिए सॉल्यूट का मास चाहिए, है ना। और यहाँ सिरप है तो हम आसानी से शुगर मतलब है, तो इसका मोलिकुलर मास पता है मेरे को, फॉर्मूला पता है C12H22O11, मोलिकुलर मास निकल जाएगा, ठीक है ना। गिवन मास पता है, मोलिकुलर मास पता है, और सॉल्यूशन का मास दिया हुआ है, तो सॉल्यूशन के मास में से सॉल्यूट के मास को घटा देंगे तो सॉल्वेंट का मास निकल जाएगा, निकल जाएगा, क्वेश्चन हो जाएगा सॉल्व। तो देखो क्या क्या दिया हुआ भाई, गिवन मास ऑफ सॉल्यूशन ये कितना दिया हुआ है 234.2 ग्राम, मास ऑफ सॉल्यूट, और सॉल्यूट है आपका शुगर, और ये कितना दिया हुआ भाई 34.2 ग्राम, एक दिया है ना ग्राम। तो मास ऑफ सॉल्वेंट निकाल, मास ऑफ सॉल्वेंट, और सॉल्वेंट का नाम कुछ भी नहीं है तो क्या मानेंगे, H2O हमारा सॉल्वेंट है, यूनिवर्सल सॉल्वेंट इसको कहा जाता है, ठीक है ना। तो कितना हो जाएगा भाई, मास ऑफ सॉल्यूशन, मास ऑफ सॉल्यूशन माइनस मास ऑफ सॉल्यूट हो जाएगा, और सॉल्यूशन का मास 234.2 माइनस कितना इधर 34.2 हो जाएगा। अब इसको तुम निकाल लो तो कितना हो जाएगा 234.2 माइनस 34.2 कर दो इधर, 0 0 0, और ये कितना, ये लगता है कितना हो जाएगा 200 हो जाएगा, निकाल लेना ये सब। तो ये आपका वैल्यू निकल गया कितना, ये वैल्यू आपका निकल गया 200 ग्राम। किसका वैल्यू निकल गया आपका H2O यानी कि सॉल्वेंट का। शुगर का फॉर्मूला देख लेते हैं, यहाँ पर क्या होता है, अगर मैं बात करूं शुगर, कहां गया जी भाई शुगर, इसका होता है C12H22O11, और इसका तुम मोलिकुलर मास जब निकालेगा तो ये आ जाएगा 342 करना, ये सब मोलिकुलर मास निकालना ये आपका काम है। वैसे हम बेसिक क्लासेज में, पहला क्लासेज में ये सब चीजों को बता भी दिया था। अब वैल्यू पुट कर देते हैं यहाँ पर, है ना, यहीं पर कर देता हूं मैं सॉल्व, है ना। चलो, तो मोलालिटी बराबर WA गुना 1000, यहां पर क्या हो जाएगा भाई MA
आई इंटू कितना डब्ल्यू बी, और डब्ल्यू बी का वैल्यू आपको ग्राफ में निकला हुआ है, सारा वैल्यू पुट कर देते हैं यहां पर, ठीक है ना। सारा वैल्यू पुट करो, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 230 कहा था भाई 34.2 था ना, 34.2 था ना, 34.2 डिवाइडेड बाई मोलिकुलर मास 342, ऊपर में 1000 डिवाइडेड बाई, जल्दी से इसका कितना हो जाएगा वैल्यू, मास ऑफ सॉल्वेंट 200 ग्राम, तो ये हो जाएगा 200 ग्राम। ये कट जाएगा कितना बार में, 5 बार में, और देखो ये डेसिमल को हटा देंगे, नीचे कितना आ जाएगा 10, ये पूरा का पूरा खत्म, 5 दूनी 10, 1/2 0.5, आंसर गोज टू कौन सा बी, 0. कितना 5। क्लियर हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। चलो आगे बढ़े, देखो इधर नेक्स्ट क्वेश्चन, द नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट पर केजी सॉल्वेंट, पर का मतलब कितना 1, 1 केजी मास ऑफ सॉल्वेंट में सॉल्यूट का जो नंबर ऑफ मोल प्रेजेंट होगा उसको क्या बोलते हैं अपन, हम बोलते हैं उसको मोलालिटी। क्लियर है। इधर देखिए एक क्वेश्चन इधर भी कर लेते हैं, इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन इधर कर लेता हूं, है ना। देखो इधर, इसको मैं रेट से कर देता हूं, तुमको समझ में आ जाएगा। इफ 2 ग्राम NaOH प्रेजेंट इन 200 ml ऑफ इट सॉल्यूशन, तो मोलारिटी बिल भी क्या होगा, सिंपल सी बात है, ये सॉल्यूट हमारा NaOH, ये तेरा WA का वैल्यू, ये हमारा सॉल्यूट सोडियम हाइड्रोक्साइड, मॉलिक्यूलर मास का वैल्यू कितना भाई, ये आपका 40 आ जाएगा, है ना। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन दिया हुआ है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन भी कितना दिया हुआ है पता चल गया, आपका वॉल्यूम पता चल गया यहां पर, ठीक ना। अब यहां से क्या कर लेगा, बोल जरा सा, मोलारिटी निकालना है, तो सीधी सीधी बात है, दो रेड वाला जो पेन होगा वो करे, तो मोलारिटी बराबर हो जाएगा वेट ऑफ सॉल्यूट मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट 1000, कब, जब वॉल्यूम आपका ml में दिया रहा है तब, और वेट ऑफ सॉल्यूट कितना 2 ग्राम, मॉलिक्यूलर मास कितना भैया 40, 1000 ऊपर हो जाएगा, और ये कितना दिया हुआ आपका 200, ये कट जाएगा पूरा पूरा 5 बार में, ये कट जाएगा 8 बार में, एक कट जाएगा 4 बार में, 1/4 यानी 0. कितना 25। क्लियर होगा, मोल पर लीटर, सही है ना। तो इस तरीके से आपका ये आपका ऑब्जेक्टिव कुछ क्वेश्चन था। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पेज पर, इधर देखो, ये भी क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंसंट्रेशन फैक्टर अफेक्ट बाय चेंज इन टेम्परेचर, सेम रिपीटेड क्वेश्चन है, भले डाटा या लैंग्वेज जो भी रहेगा, है ना, कि कौन सा इसमें ऐसा कंसंट्रेशन फैक्टर है जो टेम्परेचर के चेंज करने से उसका वैल्यू क्या होता है, चेंज होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग कंसंट्रेशन फैक्टर अफेक्टेड बाय चेंज इन टेम्परेचर, चेंज इन टेम्परेचर, मोल फ्रैक्शन चेंज नहीं, मोलारिटी चेंज नहीं, नन तो होगा नहीं, मोलारिटी जो होगा वो क्या होगा, टेम्परेचर को चेंज करेंगे तो मोलारिटी चेंज हो जाएगा, क्योंकि भाई मोलारिटी एक ऐसा कंसंट्रेशन टर्म है जिसमें क्या इन्वॉल्व है, वॉल्यूम आपका इन्वॉल्व है, सही है ना, कोई इशू नहीं। आगे बढ़ते हैं 8 नंबर क्वेश्चन, इंक्रीजिंग द टेम्परेचर ऑफ एन एक्वस सॉल्यूशन, कोई एक्वस सॉल्यूशन है ना, जिसका टेम्परेचर को बढ़ाया जाता है, तो जब टेम्परेचर बढ़ाएंगे किसी सॉल्यूशन का तो विल काउज, क्या काउज करेगा, क्या उस पर प्रभाव पड़ेगा, है ना, ध्यान देना। कहता है कि मोलारिटी डिक्रीज कर जाएगा, डिक्रीज इन मोलालिटी, ध्यान देना, मोलालिटी भाई साहब टेम्परेचर चेंज करने पर कोई प्रभाव नहीं, इंक्रीज इन मोल फ्रैक्शन, ये भी आपको पता है, क्या पता भाई कि सर टेम्परेचर चेंज करने से मोल फ्रैक्शन पर भी कोई प्रभाव नहीं पड़ता, और इंक्रीज इन परसेंटेज W/W, अभी तो बोला था मैंने, मोलालिटी, मोल फ्रैक्शन, परसेंटेज W/W, ppm बाई मास, ये सब को टेम्परेचर को चेंज करने से इन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, ठीक है।
तो ये तीनों चेंज नहीं होगा, ठीक है, तीनों पर कोई प्रभाव नहीं, तो हमारा क्या होगा, मोलारिटी वाला आंसर होगा। और भी डिक्रीज भी करेगा। अब आपको पढ़ाया था पिछले क्लास में कि सर टेम्परेचर यदि इंक्रीज करेंगे तो वॉल्यूम क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। और मोलारिटी बराबर होता है क्या, मोल बटा में कितना वॉल्यूम होता है। अगर टेम्परेचर बढ़ाया, वॉल्यूम अगर बढ़ा, वॉल्यूम बढ़ा तो मोलारिटी क्या कर जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा। इसलिए आंसर गोज टू कौन सा, ये। क्लियर है, कोई इशू नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन इधर देख लो जरा था। चलो इधर नेक्स्ट क्वेश्चन, नंबर ऑफ, क्वेश्चन है नंबर ऑफ मोल ऑफ कंपोनेंट्स है, ठीक है ना, ये डिवाइडेड बाई है, याद रखिए क्या है, डिवाइडेड बाई टोटल नंबर ऑफ मोल ऑफ ऑल द कंपोनेंट्स। समझ में आ रहा है, कोई सॉल्यूशन है, ठीक है ना, और सॉल्यूशन में किसी पर्टिकुलर कंपोनेंट का मोल डिवाइडेड बाई उस सॉल्यूशन में जो भी प्रेजेंट है सबका मोल इज कॉल्ड, क्या कहते हैं उसको बताओ। किसी भी पार्टिकुलर कंपोनेंट का मोल डिवाइडेड बाय टोटल मोल, इसको क्या बोलते हैं, याद करो, मोल फ्रैक्शन बोलते हैं। याद है, कुछ नहीं याद है पढ़िए सर, नहीं याद है तो पढ़ा कीजिए। आगे बढ़ते हैं, हो गया, दो ही क्वेश्चन था इस स्लाइड पर। चलो नेक्स्ट देखते हैं, ये आइए, न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन है ना, आपको पूछेगा। हालांकि बिहार बोर्ड में ज्यादा न्यूमेरिकल नहीं पूछा जाता है, पूछेगा अभी तो एक का दो का पूछ लिया तो पूछ लिया, ठीक है ना। और अगर न्यूमेरिकल मिला भी तो जैसे ऑब्जेक्टिव में जो सिंपल सिंपल न्यूमेरिकल था उसी टाइप का रहेगा आपका, ठीक है ना। चलिए न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। कहता है कि व्हाट इज द मोलारिटी ऑफ प्योर वाटर। प्योर वाटर का मोलारिटी क्या कर आपसे पूछ रहा है, ठीक है ना। मोलारिटी ऑफ प्योर वाटर, जरा ध्यान देना, ग्रीन से बनाते हैं इसको, है ना। देखो बात मोलारिटी की करेगा, और कोई यहां पर आपको डेटा नहीं दिया हुआ है, कोई आपको यहां पर डेटा नहीं दिया हुआ है, तो ध्यान रखना यहां पर हमेशा एक चीज है ना, डेंसिटी ऑफ जो पानी का होता है H2O का, ये होता है 1 ग्राम पर ml होता है, ठीक है ना। कितना होता है, 1 ग्राम पर ml होता है, ठीक है ना। और बात करेगा किसकी, मोलारिटी की, तो तुमको पता है ना कि मोलारिटी बराबर क्या होता है सर, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर वॉल्यूम ऑफ क्या सॉल्यूशन। जरा ध्यान देना, 1 लीटर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, है ना। यानी कि हम बोल सकते हैं क्या कि वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन अगर 1 लीटर करते हैं मतलब कितना, 1000 ml की बात करेंगे। देखिए 1 ml में 1 ग्राम H2O है, तो 1000 ml में कितना ग्राम होगा, इसलिए बोल सकता है कि सर मास ऑफ H2O ये कितना हो जाएगा, लिख सकते हैं क्या कि सर 1 ml H2O 1 ग्राम H2O के बराबर। इसलिए 1000 ml H2O का मास कितना, 1 गुना कितना 1000 बराबर कितना भाई 1000 ग्राम। अब तेरे को पता चल गया कि सर 1000 ग्राम वाटर का मास है ना, H2O का गिवन मास तेरे को पता चल गया, गिवन मास कितना 1000 ग्राम। H2O का मॉलिक्यूलर मास बोलो कितना होता है 18। इसीलिए मोलारिटी बराबर कितना होता है, तुम्हें बताओ जरा सा, मोलारिटी बराबर मोल ऑफ H2O डिवाइडेड बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, और कितना में, ये 1 लीटर में होना चाहिए। मोल तू निकाल ले इसका पहले, मोल कितना हो जाएगा, गिवन मास मोल बराबर गिवन मास कितना 1000, मोलिकुलर मास 18, इसको सॉल्व करेगा आ जाएगा 55.55 आ जाएगा, है ना। तो मोल की जगह रख यहाँ 55.55। अब वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना 1 लीटर। नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम सॉल्यूशन कितना लेना है 1 लीटर, ये कितना आ जाएगा बोलो 55.55 मोल पर कितना लीटर आ गया आंसर, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। तुम इसका करो, ऐसा करो स्क्रीनशॉट ले लो फटाक से, है ना, हो गया। चलो
एक क्वेश्चन यहां पर भी है, इसी को मैं मिटा करके यहां पर बना लूंगा, ठीक ना। इसको मैं यहां से ये इरेज कर देता हूं अब, ठीक है ना, इसलिए इरेज कर देता हूं कि आपने स्क्रीनशॉट ले लिया है, कोई इशू नहीं है, ठीक ना। ये हटा देता हूं मैं यहां से, है ना। एक क्वेश्चन और है, यहीं पर देख लेते हैं, है ना। चलो इस क्वेश्चन देते हैं, कैलकुलेट द मास परसेंटेज ऑफ किसका, बेंजीन का, एंड कार्बन टेट्राक्लोराइड इफ 22 ग्राम ऑफ बेंजीन प्रेजेंट इन कितना, 122 ग्राम ऑफ CCl4। ध्यान देना, इसका सॉल्यूशन यहां पर जो है, ये है आपका कोई कंटेनर, और इसमें दो चीजें, एक है C6H6, इसको अपन बोलते हैं बेंजीन। क्या बोलते हैं मेरे भाई, बेंजीन। और इसका मास जो दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 22 ग्राम, 22 ग्राम दिया हुआ है। और एक है कार्बन टेट्राक्लोराइड CCl4, इसका मास कितना दिया हुआ है, जरा बताओ। चलिए लिख लेते हैं थोड़ा सा इसके बारे में। इसको बोलते हैं अपन कार्बन टेट्राक्लोराइड, और इसका मास कितना दिया हुआ है, 122 ग्राम दिया हुआ। ये हमारा जिसका मास कम होगा उसको सॉल्यूट, है जिसका मास ज्यादा उसको क्या बोलते हैं, सॉल्वेंट। और दोनों को जब मिक्स कर देंगे तो भाई साहब ये बन जाएगा आपका क्या, सॉल्यूशन। और सॉल्यूशन का टोटल मास, इसका टोटल मास जो हो जाएगा, कितना हो जाएगा, बोलो, तुम बोलोगे, मास ऑफ बेंजीन प्लस मास ऑफ CCl4, और हो जाएगा कितना था, 22 प्लस 122, ये हो जाएगा 144 ग्राम हो जाएगा। और तुमको पता है कि परसेंटेज मास पूछ रहा है ना, इसका मतलब किसी पार्टिकुलर कंपोनेंट का, किसका तुमको निकालना है, बेंजीन का, और तुमको निकालना है किसका, कार्बन टेट्राक्लोराइड का। तो मास फ्रैक्शन याद करो, पढ़ाए थे मास फ्रैक्शन में, क्या पढ़ाए थे कि जिसका पूछेगा मास फ्रैक्शन, उसका मास डिवाइडेड बाई उस सॉल्यूशन में जो भी प्रेजेंट होंगे उन सबका मास, यानी कि पार्टिकुलर कंपोनेंट का मास डिवाइडेड बाई टोटल मास। क्लियर है, चलो। इसलिए मास फ्रैक्शन ऑफ परसेंटेज मास ऑफ क्या, C6H6 बेंजीन का, क्या हो जाएगा, किसका मास पूछ रहा है, बेंजीन का, तो हो जाएगा 22 144 गुना कितना, 100। सॉल्व करना, परसेंटेज मास ऑफ CCl4 कितना हो जाएगा भाई, तो बेंजीन का, सॉरी CCl4 का मास कितना है, 122, 122 बटा कितना, 144 इंटू कितना, 100 हो जाएगा, है ना। अब तुम सॉल्व करना, इसको कोई दिक्कत नहीं है, ये लगभग आ जाएगा 84.27 के आसपास पहुंचेगा, और ये हो जाएगा लगभग 27 पॉइंट जो है, या 26 पॉइंट समथिंग आ जाए, 26%। कैलकुलेट कर लें, कैलकुलेशन ये आपके लिए है ना, मेरा काम है केमिस्ट्री पढ़ाना, है ना, मैंने यहां से पढ़ा और यहां समझा दिया, बाकी ये कैलकुलेशन आपका काम है। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पेज आ जाओ। 5 ग्राम ऑफ NaOH dissolved in 450 ml of solution, find out the molarity। सीधी सीधी बात, मोलारिटी बराबर वेट ऑफ सॉल्यूट, मोलिकुलर मास ऑफ सॉल्यूट, वॉल्यूम यदि आपका ml में है तो ऊपर 1000, अभी आपका किस में, ml में। चलो गिवन मास कितना, 5 ग्राम, तो ये हो जाएगा 5 इंटू कितना भाई, 1000 डिवाइडेड बाई 450 ml, वॉल्यूम के दे दिया, सोल्यूशन, फाइंड मोलारिटी। मोलिकुलर मास कितना होगा, NaOH का मोलिकुलर मास बोलो, या 40 होता है तो यहाँ 40 इंटू कितना, 450 हो जाएगा ना। अब इसको सॉल्व करना अपना, जो भी होगा, 1 0 से 1 0, इधर इधर 2 0 कट गया तुम्हारा, है ना। ये हो जाएगा 50
अब बटे चर्चा का कितना 16 हो जाएगा, सॉरी ये कितना है 45 है ना, हो जाएगा 50 और ये हो जाएगा आपका कितना मेरे भाई 4 इंटू हो जाएगा 45, ये हो जाएगा 10 5 50 और 9 5 45, ठीक है ना। ये हो जाएगा 10 डिवाइडेड बाई कितना 36, ये हो जाएगा 5 दूनी के 10 18 दूनी के 36 5/18 मोल पर लीटर। इसके आगे और भी तुमको लगा तो सॉल्व कर लेना, ठीक है ना, कोई इश्यू नहीं है। कैलकुलेट द मास ऑफ यूरिया, यूरिया का फॉर्मूला है NH2CO NH2 रिक्वायर्ड इन मेकिंग 2.5 kg ऑफ 0.25 मोलल एक्वस सॉल्यूशन। यानी कि मोलालिटी ध्यान देना जरा, यहां पर जो है आपको मोलालिटी का वैल्यू दिया हुआ है 0.25, ठीक ना, ये मोलालिटी का वैल्यू दिया हुआ है ना, मोल पर केजी। इसका मतलब तो समझ में आता है ना भाई, इसका मतलब क्या, इसका मतलब आपको समझ में आता है। ये क्वेश्चन कह रहा है, क्या समझ में आया, ये क्वेश्चन कह रहा है कि सर 2.5 केजी सॉल्यूशन बनाने के लिए है ना यूरिया का मास निकालना है, जिसमें कि उस सॉल्यूशन का मोलालिटी कितना है 0.25 है। तो निकाले, यहां पर सिंपल सी बात है। यहां पर तुमको पता चल गया होगा, ध्यान देना कि 1 kg और 0.25 दिया हुआ है। इसका मतलब समझ आएगा कि सर 0.25 मोल ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन कितना में 1 kg में। यानी कि ध्यान देना 1 kg में, अच्छा पहले मास निकालू इसका, क्या दिक्कत नहीं है, चल देख इधर, देख इधर, है ना, यहां पर बोल सकते हैं यार मोल इक्वल टू गिवन मास, अब बट्टे में कितना मॉलिक्यूलर मास, और मोल का वैल्यू दिया हुआ है सर कितना 0.25, किसका मोल, यूरिया का। गिवन मास नहीं पता है, एक्स मान लेते हैं अपन, और मॉलिक्यूलर मास निकालोगे इसका अमोनिया का मॉलिक्यूलर मास, तो इसका एमए का वैल्यू आता है 60, अपना निकाल लेना, ठीक ना। तो यहां से तुम एक्स का वैल्यू निकाल सकते हो, कितना आ जाएगा 0.25 इंटू कितना 60 इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये 15 आ जाएगा, 15 ग्राम आ जाएगा, ठीक ना। 25 छक्का 150, एक डेसिमल कर दो, डेसिमल यहां पर हट जाएगा, कितना हो जाएगा 15 ग्राम, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ध्यान दे, बात करेंगे अब, ध्यान देना, यहीं पर कल है, शॉर्ट में है ना, हो जाएगा, ध्यान देना। क्या कर रहे हैं 1 kg है ना, 1 kg में मतलब कि 1000 ग्राम में 15 ग्राम क्या प्रेजेंट है, यूरिया प्रेजेंट है। 1000 ग्राम में 15 ग्राम, तो कितना ग्राम में तुमको चाहिए भाई 2.5 kg को, इसको इतना ग्राम कर दो, आ जाएगा, नहीं आ जाएगा, लिख सकते हैं क्या, इसको तुम केजी में बदलेगा तो कितना आ जाएगा, 1000 से मल्टीप्लाई कर दे, एक यानी 2500 ये ग्राम हो जाएगा मेरे ख्याल से, है ना। 2.5 इंटू 1000 करेगा तो 2 25 1 2 3 1 2 कितना हो जाएगा भाई, ये होगा 2500 ग्राम। हम बोल सकते हैं क्या, देखिए यार 1000 ग्राम में 15 ग्राम यूरिया है, इसलिए 1 ग्राम में कितना 15/1000, इसलिए कितना में निकालना है भाई 2.5 kg में, यानी कि 2500 ग्राम में करेंगे तो कितना आ जाएगा 15/1000 गुना कितना 2500। अब इसको सॉल्व कर लेना, ठीक है ना, ये 2 जीरो से 2 जीरो खत्म हो जाएगा, है ना। ये हो जाएगा कितना 2 5 10 3 5 15, है ना, 25 3 75/2 75 डिवाइडेड बाई 2, और मोटा मोटी कर लेना 36 दूनी 72, ये लगभग तुम्हारा जाएगा 37 ग्राम के आसपास आ जाएगा। इसको सॉल्व कर लेना, है ना।
क्वेश्चन बहुत सिंपल था, कुछ था नहीं। इसमें क्या था कि 2.5 kg में यूरिया कितना परसेंट होगा ये कह रहा है। तो 1 kg में कितना परसेंट है? 1 kg बोलो चाहे 1000 ग्राम में 15 ग्राम। कैसे पता चला 15 ग्राम? मोल के माध्यम से भाई, मोल का वैल्यू क्वेश्चन में दिया हुआ है। कहेगा सर डायरेक्टली तो नहीं दिया हुआ है। इतना 0.25 मोलल का मतलब ही होता है कि 0.25 मोल ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 kg मास ऑफ क्या? सॉल्वेंट। ठीक है, चलिए अब तो इसमें कुछ है नहीं, आगे बढ़ते हैं। ध्यान दो, यहां तक जो था हमने कंसंट्रेशन टर्म को पढ़ लिया, हमने कंसंट्रेशन टर्म पर बेस्ड क्वेश्चन भी देख लिया। क्वेश्चन में भी हमने देख लिया एक चीज क्या कि सर ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन क्या होते हैं, सब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन क्या होते हैं ना। कुछ क्वेश्चन मैं आपको लिख दे रहा हूं, उस क्वेश्चन को माइंड सेट कर लेना, ठीक है ना। वैसे पीडीएफ के रूप में दिया जाएगा, टेंशन लेने की बात नहीं है। चैप्टर जैसे ही फिनिश करूंगा सारा पीडीएफ के रूप में दे देता हूं, है ना। तो यहां पर आप ऐसा कर लो, ये लगा लो, है ना, और मैं, है ना, सम इंपॉर्टेंट सब्जेक्टिव शॉर्ट टाइप क्वेश्चन है ना, फॉर BSEB 2026 एग्जाम के लिए, है ना। अगर कंसंट्रेशन टर्म से क्वेश्चन पूछा तो जो लिखूंगा उसी में से पूछेगा, है ना, उससे ज्यादा नहीं पूछेगा, है ना। तो क्वेश्चन क्या है जरा ध्यान देना, शॉर्ट टाइप क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है ना, डिफाइन द फॉलोइंग टर्म, है ना। हो सकता है पूछेगा कि मोलारिटी क्या है ना। बी पूछेगा मोलालिटी क्या है, सी पूछेगा मोल फ्रैक्शन क्या है, ठीक ना। इस तरीके से मैंने ऐसे दे दिया। अगर इसी क्वेश्चन को लॉन्ग बनाने की कोशिश करेगा तो लेगा और ये सब दे देगा आपको, ठीक ना। क्वेश्चन पूछने का तरीका जैसे ये तो मैंने अपने हिसाब से दे दिया है ना। बोर्ड में क्वेश्चन पूछेगा व्हाट डू यू मीन बाई मोलारिटी, समझना। इस तरह से क्वेश्चन पूछेगा व्हाट इज मोल फ्रैक्शन, है ना। क्वेश्चन पूछ देगा, है ना, डिफाइन मोलालिटी, ठीक ना। और एक क्वेश्चन और लिख लेना, राइट द differences between molarity and molality, ठीक है। तो ये आपके क्वेश्चन हो गए, है ना। अगर बिहार बोर्ड अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है ना, शॉर्ट टाइप का क्वेश्चन, और वो आपका कंसंट्रेशन टर्म से यदि अगर रिलेटेड है, ठीक है, तो इसी में से पूछेगा। एकदम कंफर्म, एकदम 100% मान कर चलना। सबसे ज्यादा पूछा जाता है कि व्हाट इज मोल फ्रैक्शन, और एक पूछा जाता है कि राइट द डिफरेंसेस बिटवीन द मोलारिटी एंड मोलालिटी। अब देखो, मैं इस क्वेश्चन को एक लिख करके बता दे रहा हूं, बाकी आपको लिखा गया इसमें, आप खुद से भी लिख सकते हैं, लेकिन एक चीज में लिख कर बता देता हूं कि किस तरीके से डिफरेंस वाला क्वेश्चन लिखा जाता है, ठीक है ना। देखो इधर क्वेश्चन था हम लोग का, है ना, राइट द डिफरेंसेस बिटवीन मोलारिटी एंड मोलालिटी, ठीक ना। तो जरा ध्यान देना, आपको जब भी क्वेश्चन लिखा है तो क्या करना है, एक साइड लिखना तुम अपना मोलारिटी, ठीक ना। एक साइड तुम इस तरह से कर, ऐसे ही लिखना इसी स्टाइल में, है ना। एक लिखना मोलालिटी, ठीक ना। पहला पार्ट तो हो जाता है तुम्हारा डिफिनीशन, है ना। क्या भाई, द नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन
1 liter volume of a solution is called molarity। ठीक ना, हमेशा ध्यान देना, कोई भी डिफरेंस बोलेगा तो सबसे पहले तुम उसके टर्म का डिफिनीशन लिख दो दोनों साइड। मोलारिटी का डिफिनीशन यहां पर लिख देना है सर, कैपिटल एम इस तरह से, और यहां पर बगल में लिखना स्मॉल एम। इसका डिफिनीशन क्या हो जाएगा? पहला पॉइंट कि नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 kg मास ऑफ सॉल्वेंट। आ रही बात समझ में? दूसरा पॉइंट है ना, दूसरा पॉइंट, मोलारिटी का यूनिट क्या होता है? तो लिखेंगे यूनिट ऑफ मोलारिटी मोल पर लीटर। ठीक ना। इसका दूसरा पॉइंट यूनिट ऑफ मोलालिटी मोल पर केजी। ठीक ना। तीसरा पॉइंट मोलारिटी टेम्परेचर पर डिपेंड करता है, जबकि मोलालिटी टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करता है। तो लिखेंगे इट इज अफेक्टेड बाय चेंज इन टेम्परेचर। और ये क्या हो जाएगा तीसरा पॉइंट इसका? इट इज नॉट अफेक्टेड not affected by change in temperature। चौथा पॉइंट ध्यान देना, फॉर्मूला लिख दो। क्या होता है मोलारिटी का फॉर्मूला? बोलो। एम इक्वल टू सर वेट ऑफ सॉल्यूट मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट। अगर सर वॉल्यूम ml में दिया रहे तो ऊपर में क्या कर देना 1000। ये आपका इस तरीके से आपको थोड़ा सा स्पेशल बनाएगा। लिखने के तो सारे बच्चे लिखते हैं, टॉपर भी यही चीज लिखेगा, है ना, इतना ही लिखेगा जो आप लिखेंगे, लेकिन उसका वे ऑफ एक्सप्रेशन क्या होता है? अलग हो जाएगा, है ना। तो नंबर थोड़ा सा, मतलब कहने का मतलब कि टीचर अगर कॉपी चेक करे तो आपको ये फील होना चाहिए कि अरे मतलब टीचर को फील होना चाहिए कि लड़का कुछ स्पेशल है, अलग तरीके से लिखा हुआ है ना। तो ही मार्किंग स्कीम में थोड़ा डिफरेंस होगा, नहीं तो लगेगा अरे सब एक ही जैसा लिखा है तो एवरेज स्कोर कर देता है। ठीक ना। तो लोग लग रहा है लिखे तो इतना, लेकिन पहला नंबर आया कम, तो ध्यान रखना इसका बात होगा। और यहां पर क्या हो जाएगा चौथा पॉइंट में इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा मोलालिटी का? ये हो जाएगा मास ऑफ सॉल्यूट मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट। अगर वेट ऑफ मास ऑफ सॉल्वेंट अगर ग्राम में रहेगा तो ऊपर क्या कर देंगे भाई 1000 कर देंगे, है ना। और यहां पर थोड़ा सा रिप्रेजेंट कर दो डब्ल्यू ए क्या है? मास ऑफ सॉल्यूट, है ना। डब्ल्यू भी क्या है? मास ऑफ सॉल्वेंट। ठीक ना। ए में क्या है? मॉलिक्यूलर मास, इधर दे देता हूं। ए में क्या है? अरे मतलब ये अंतर नहीं है, छोड़ा हटा दो, ज्यादा कंफ्यूज हो जाएगा, है ना। इधर के बाद उधर, उधर का इसका बता दिया हूँ पहले भी, है ना। तो ये 4 पॉइंट लिखोगे, ये आपका कितने मार्क्स का आता है? 2 मार्क्स का, है ना। ये नहीं कि पूछ दिया कि अगर ऐसे ऐसे नॉर्मल भी पूछ दिया कि मोलारिटी क्या होता है, तो बहुत सारा बच्चा मोलारिटी का डिफिनीशन लिख के छोड़ देता है कि नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। इतना पर 2 नंबर नहीं मिलेगा भाई बिहार बोर्ड में। ये भी पॉइंट लिखना पड़ेगा, ये भी पॉइंट लिखना पड़ेगा, क्या वो टेम्परेचर से प्रभावित होता है कि नहीं, है ना। तुम चाहो तो और भी एक पॉइंट बढ़ा सकते हो कि सर जब टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो मोलारिटी घटेगा और टेम्परेचर घटाएंगे तो मोलारिटी बढ़ जाएगा, उस तरह से भी लिख सकते हैं। ठीक ना। चलिए हम लोग चैप्टर पढ़ रहे थे सॉल्यूशन एंड कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। उसमें 2 पार्ट था, एक पार्ट था आपका कंसंट्रेशन टर्म, दूसरा पार्ट क्या था आपका कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज, यानी कि वेपर प्रेशर जितना पढ़ेंगे हम लोग। अब जो नेक्स्ट क्लास हम लोग मिलेंगे उसमें मिलेंगे हम लोग लेकर के सोलिबिलिटी को। ठीक है ना। और ये जो सोलिबिलिटी होगा हेनरी लॉ का, मैंने एक क्लास और पढ़ेंगे तो सोलिबिलिटी और हेनरी लॉ और उसका एप्लीकेशन फिनिश हो जाएगा। ठीक है ना। आराम से पढ़िए, कोई चिंता की बात नहीं है, टेंशन बिल्कुल नहीं लेना है, खूब बढ़िया पेपर जाएगा, अच्छे से एग्जाम को करेंगे हम लोग। ठीक है ना। टाइम है हम लोग के पास, हड़बड़ाना नहीं है। ठीक ना।
मन को एकदम पूरा एकदम पीस एकदम शांति से, है ना, 6 घंटा 7 घंटा 8 घंटा भरपूर तरीके से सोया करो, अच्छा नींद लिया करो, ठीक ना, अच्छा खाना खाया करो। और इसके बाद माना खाना खाना और सोना, और इसके बाद एक ही काम रह गया, पढ़ना। 8 घंटा 10 घंटा 8 घंटा 10 घंटा का आसपास सेल्फ स्टडी जम के करो ना, बहुत बढ़िया स्कोर आएगा, है ना, टेंशन बिल्कुल नहीं लेने का। ठीक है, थैंक यू।